कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको ड्राइवर पॉइंट व्यू से। जो कंट्रोल्स हैं वो बहुत ही सही है मर्सिडीज लाइक। तो ये जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बजाय वो सीट पे नीचे छुपा के दे दो, बट वेंटिलेशन का भी जो बटन है वो ऊपर ही होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है वो ऊपर होनी चाहिए, सीट के अंदर कुछ यहाँ पे छुपा के नहीं देना चाहिए। बट ये है कि भाई इसके अंदर कार में एक चीज़ तो बहुत बढ़िया मुझे लगी, जो जिस तरीके से मटेरियल यूज़ किया हुआ है ये बहुत बढ़िया है। जो स्क्रीन्स हैं ये बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। अभी देखो मैं लाइट ऑफ करूँगा तो शार्प हो गई, तेज़ हो गई ना। यहाँ पे ऐप्स वगैरह ओपन कर सकते हो। इसके होम पे चलते हैं तो कुछ ऐसा सा दिखता है। थोड़ा सा इसकी जो ब्राइटनेस है उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो अंदर सेटिंग से। मेन चीज़ है कि किसी भी कार को तब आता है ज़्यादा मज़ा चलाने में जब उसकी फुल पोटेंशियल जो है वो हम यूज़ कर पाएँ। तो इसकी पोटेंशियल हम चेक कर पाते हैं या फिर नहीं वो हम देखेंगे। बट यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ड्राइवर्स व्यू जो है कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है। देखो क्या लगती है यार, इतनी सारी जो लाइट्स है। हॉर्न चेक करता हूँ, जैसे बाइक वाला आ गया हॉर्न चेक करता हूँ तो जो हॉर्न है वो अंदर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ रोड नॉइज़ जो है वो मेरे को पता ही नहीं अंदर कि क्या है। अभी मैं ये ग्लास ओपन करता हूँ विंडो, अब देखो ओपन किया नॉइज़ आई, क्लोज़ किया नॉइज़ गायब। तो जो इंसुलेशन है कार में वो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास है, एक बार मैं इसका ये बूस्ट मोड एक्टिव करके देखता हूँ। और ये बूस्ट मोड इसका एक्टिव हो गया, ये चलाते बूस्ट मोड पे। और ये बूस्ट मोड देखो यार, इतनी बड़ी फैमिली कार इतनी तेज़ जा सकती है। चलो ठीक है, अभी इसके मोड चेक करता हूँ। तो मैं मोड लगा रहा हूँ इसका रेस, सारी चीज़ें रेड हो जाएंगी और कुछ ऐसा सा हो जाएगा। अब एक बार रेस मोड चेक करके देखता हूँ। 3 2 1 स्टार्ट। ओ मैन 380 Nm ऑफ टॉर्क। वाओ वाओ, क्या चल रही है भाई, क्या चल रही है। ओए होए, मतलब आप फैमिली कार से भी ना अगर इलेक्ट्रिक हो तो सबसे बढ़िया ये होता है सिनेरियो कि आप उससे एक स्पोर्ट्स कार टाइप एक मज़ा ले सकते हो। बिकॉज आप जो है हमेशा ऐसे ही अगर पेट्रोल कार चला रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं या फिर सोच रहे हैं उसके बारे में, तो एक बार उसको चला के देखो, आपको फील ऐसा आएगा, ओबे ये क्या चला रहा हूँ मैं यार, स्पोर्ट्स कार है ये तो यार, ये मैं क्या चला रहा हूँ, मतलब ऐसा करके फील आता है कुछ। और जो है इतना तेज़ ये थ्रस्ट क्रिएट कर रही है कि मेरा फ़ोन गिरे जा रहा है यहाँ से बार बार। तो मैं जा रहा हूँ एक खाली सी जगह पे, इस वजह से मैंने ये फ़ोन अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं किया। मैं नहीं देखना चाहता इसके अंदर एप्पल कार प्ले या फिर गूगल वो एंड्रॉयड ऑटो, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ क्या दिखेगा स्क्रीन में। तो यहाँ पे जब मैं इसको स्विच करूँगा तो ये बता रहा है कि मेरा ये है, टायर्स ये हैं। जैसे मैं टायर पे क्लिक करूँगा तो टायर प्रेशर दिखा देगा मुझे। फिर यहाँ से एक्सटीरियर पे क्लिक करूँगा, लाइट्स क्या सेटिंग करनी है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से विजुलाइज कर रखी हैं। इंटीरियर मोड पे मैं जैसे जाऊँगा ना तो यहाँ पे देखो मैं हर एक चीज़ को, एम्बिएंट लाइट को मेरे को चेंज करना है तो मैं कौन सा लगाऊँ, ड्राइव मोड पे लगाऊँ, इस पे लगाऊँ, मानसून पे लगाऊँ। तो मेरी जो एम्बिएंट लाइट है वो देखोगे यहाँ से तो ये ग्रीन कलर की हो गई है, हर जगह से ग्रीनिश फील आ रहा होगा। अभी तो जैसे दिख कम रही होगी, आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ। समर लगाऊंगा तो येलो कलर की हो जाएगी, ऐसा लगाऊंगा ये एटम करके तो ऐसा हो जाएगा। विंटर लगाऊंगा तो कूल हो जाएगी, ग्रीन ब्लू कलर की हो जाएगी। अब मैं इसको बैक करता हूँ, दोबारा से इंटीरियर पे जाता हूँ। यहाँ से इंटीरियर पे ड्राइव मोड पे चलते हैं और ड्राइव मोड पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ड्राइव मोड। यहीं से ही जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है रेंज, बट यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे रेंज दिखा रहा है 297 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और 67% मेरे पास में बैटरी बची है। रेंज पे चला के दिखाता हूँ एक बारी, इसको ऑफ कर देते हैं। देखो ये ड्राइव मोड, वाओ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड जैसे फीचर्स ऑलरेडी यहाँ पे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया हो। बट ये है कि ये जो है ना प्लस एंड माइनस, इससे आप जो है जो रीजन लेवल है अपना पावर जनरेशन लेवल उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं ऐसे करके कर सकता हूँ, उसको कम कर दूंगा तो बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल फ्री होकर छोड़ सकता हूँ मैं। लेकिन जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग लेगा, यानी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेगा। इसको खोल देता हूँ तो यहाँ से ये बिल्कुल L1 L2 ख़त्म ही कर दिया मैंने, ठीक है। और एक और मोड है इसके अंदर, ये जो है ब्रेकिंग मोड। तो इसका क्या यूज़ है, देखो हम जब ब्रेक करते हैं तो नॉर्मल सिनेरियोस के अंदर क्या होता है कि जब मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा तो ये कार बढ़ती है आगे। अब ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये बटन ही दे दिया है कि भैया हम उसको ना रोक देंगे, इलेक्ट्रिकली रोकेंगे, उसमें मैकेनिकल ब्रेकिंग का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मैं ये प्रेस करता हूँ यहाँ पे ये मोड ऑन हो गया, देखो 1 पैडल ड्राइव ऑन। मैं छोड़ूंगा अब कार चलेगी नहीं, ऐसे करके मैंने छोड़ दिया है, कार नहीं चल रही। वो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज किया गया है, मोटर को खुद ही बोला गया है करंट देके हल्का सा कि तुम रुके रहो।
यहाँ पे कोई फिजिकल ब्रेकिंग का ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। L3 पे चले जाओ आप और फिर इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऐसे करके यहाँ से ये ऑफ हो गया। अब चलते हैं कि कैसी है हैंडलिंग इतनी बड़ी कार होने के बाद में भी। तो हैंडलिंग अगर मेरे को उसकी देखनी है ना, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि ये नॉर्मल लोग किस तरीके से चलाएंगे इसको। जब आप सिटी वगैरह में हो या फिर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, बच्चे हैं साथ में, फैमिली है पूरी, तो आप इसके इको मोड पे ही होगे, ये फॉर श्योर है कि इको मोड में है जी, जहाँ पे ये सारा का सारा जो है इसका ये कंजम्पशन कितना हो रहा है बैटरी का, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। जब आप अकेले होगे तो स्पोर्ट्स मोड पे होगे, लेकिन जब आप इस इको मोड पे होगे, रेंज मोड पे, तब आपको ये जो है कार बहुत कंफर्टेबल लगेगी। एक तो ग्लाइड ऐसे हो रही है जैसे कि मतलब पता ही नहीं चल रहा कि रोड पे कुछ है भी या नहीं। वैसे चिकनी भी रोड है, लेकिन पीछे जो गड्ढा निकला उसमें पता नहीं चला कि कुछ गड्ढा है रोड पे या फिर कुछ। और मैं एक नॉर्मल से रोड पे हूँ, यहाँ पे ये नंदी हिल है बेंगलोर में। यहाँ पे जो है रोड्स कोई ये सीधी दिख रही होगी रोड, ये सीधी नहीं है पहली बात तो, ये टेढ़ी मेढ़ी सी रोड है, वैसी उबड़ खाबड़ रोड है जैसे कि होती रहा था सिनेरियो में। एक चीज़ और मुझे इसमें एडवांटेज लग रही है, वो क्या है कि आगे ये जो AR आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी इसको बोल रहे हैं, बट हाँ ये HUD आप इसको बोल सकते हो, हेड्स अप डिस्प्ले। इसके अंदर मुझे बैटरी दिख रही है, रेंज दिख रही है, आपको नहीं दिखेगा शायद, कैमरा में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे मुझे स्पीड दिख रही है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक और चीज़, टेम्परेचर टाइप या फिर कोई डिग्री दिख रही है मुझे, तो ऐसा करके कुछ दिख रहा है मुझे। और थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरा जो ना विजन थोड़ा ब्लर कर रहा है स्क्रीन पे आता हुआ, बहुत सुपर क्लीन नहीं है। उसकी तरफ अगर मैं ध्यान लगा रहा हूँ ना तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। बट ये है कि अच्छा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो स्क्रीन दे दी जिसकी वजह से जो है आपका जो व्यू है वही पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। आगे जो है स्क्रीन पे, फ्रंट स्क्रीन पे ही प्रोजेक्ट कर दिया है इस HUD को, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे से वो मेरे को चीज़ें दिखा पा रहा है और मेरा ध्यान जो है वो स्क्रीन से हट ही नहीं रहा, मतलब फ्रंट से हट ही नहीं रहा, ड्राइविंग से हट ही नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी एक HUD को फिट करने की। हम देखते हैं कि कुछ हमारी इंडियन कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे एक स्क्रीन लगाती हैं, वो नहीं लगानी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए क्रॉस है भाई, क्रॉस नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैं इसका लेन असिस्ट एक बारी यूज़ करके देखो, लेन नहीं है, और इसका ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मैं ऑन कर लेता हूँ, सब कुछ ही ऑन कर लेता हूँ, जहाँ पे भी जौन से भी चीज़ें मिलती हैं। अब देखते हैं कि ये पकड़ता है, क्योंकि लेन है नहीं तो पकड़ेगा कैसे। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन स्टैंड बाय पे दे दिया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो ऑन हो गया। अब आगे से कोई इंसान आ रहा है, कोई कार है, वो ब्रेक करती है, ये भी रुक जाएगी। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो उसका जो खासियत है वो यही है। वरना स्टैटिक क्रूज कंट्रोल तो पुरानी गाड़ियों में भी आता था, और वायर वाली जिनके अंदर ड्राइव बाय वायर होती है, इसके अंदर क्या होता है, ड्राइव बाय वायर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होती है, उसके अंदर एक फिजिकल वायर होती है। तो वहाँ पे भी वो जो फिजिकल वाली जो वायर होती थी पुरानी गाड़ियों में, उसमें भी लोगों ने जुगाड़ कर लिया था। अब तो खैर वो गाड़ियाँ आनी बंद हो गई हैं, अब तो ये वाली गाड़ियाँ चल रही हैं जिसके अंदर सारा का सारा जो रेशो है वो सेंसर के थ्रू खेला जाता है, जिसकी वजह से बाद में आप उसको उसकी ट्यूनिंग करने में ईजी हो जाता है और मोड्स वगैरह भी बहुत अच्छे से दे सकते हो। अब देखो, एक किसी भी EV के अंदर कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, ना आपको गियर डाल दी, ना आपको कुछ करना, ना कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपको कार चलानी है। और वो भी अगर लेन वेन है, आप एक बड़े से हाईवे पे हो, तो वो भी खुद ब खुद चल जाएगी, बिकॉज इसमें ये लेन कीपिंग असिस्ट यहाँ पे होता है। ये जो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल L2 यानी कि लेवल 2 ADAS के साथ में आता है, जिसके अंदर की एक्टिव एंड पैसिव बहुत सारे फीचर्स आते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड और सेल्फ ड्राइविंग से रिलेटेड। सेल्फ पार्क ये कार हो जाती है। एंटरटेनमेंट स्क्रीन मैंने अभी तक एंजॉय नहीं करी, बट मेरी तरफ से मैं जब यहाँ से देख रहा हूँ तो वो थोड़ी सी ब्लैक सी दिख रही है, बट जब उसको कोई मेरा को पैसेंजर यहाँ से देखेगा तो उसको वो ब्राइट दिखेगी। यही एक इसका फीचर होता है। तो ब्लैक जो ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है ना, ये बहुत बड़ा खाली है यहाँ से। इसको भी कंपनी कुछ स्टैट्स या फिर कुछ एंटरटेनमेंट या एम्बिएंट लाइटिंग के लिए यूज कर सकती थी, बट इसको खाली छोड़ दिया। उसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्या 3 स्क्रीन ठोक दी साइडों में, बीच में बहुत बड़े बड़े ब्लैक जो पॉइंटर्स हैं ये दे दिए हैं। एक और एडवांटेज होती है इस टाइप की कार्स पे कि क्या है कि 20% पे ये कार होगी, और अगर ये कार आपको 80% तक चार्ज करना है तो सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट्स ही लगते हैं, दैट्स इट। यार ये बहुत सही चीज़ है कि फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर लेके आ गए हैं, जिसकी वजह से आप बस चाय पियो, थोड़ा सा इधर 20 मिनट तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो 20% जैसी हो 80% तक चार्ज कर सकता हो, उसमें बहुत सारी रेंज मिल जाती है। अभी देख लो कि 279 की रेंज दिखा रहा है। अब मैं इसका मोड गाइस चेंज कर रहा हूँ, इस पे चलते हैं। रेंज मोड्स के बाद है हमारा ये
वाला जो मोड है, एवरीडे मोड, जिसपे है कि आप इस कार को रोज चलाएंगे और ये कार इस पे, ओ मैन, ये तो इस पे भी बहुत ही सही चल रही है भाई। एवरीडे मोड पे इतनी तेज कहाँ ही भगाओगे आप, वो वाह क्या सही है भाई। इसने तो ऐसा पीछे चिपका रखा है कि मज़ा सा आ रहा है। लेकिन एक बात बताता हूँ कि क्या है कि एवरीडे मोड पे ही इतना ज़्यादा खतरनाक है, तो फिर ये जो रेस मोड है जो मैं अब एक्टिव करने वाला हूँ, इस पर कितनी ज़्यादा खतरनाक ये होगी। तो एवरीडे और रेस मोड ऑलमोस्ट जो मुझे लग रहा है वो सेम सही है, लेकिन ये है कि इसके अंदर आपको ना थोड़ा ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है। एवरीडे पे करता हूँ ये मोड एक ऐसा है, अगर आप थ्रॉटल कम देंगे तो ये रेंज मोड भी चलेगा, लेकिन अगर आपने तेज थ्रॉटल दे दिया, जैसे कि अभी मैंने दे दिया और इसने मुझे पीछे चिपका दिया, तो ये जो है ना स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। मतलब इसके जो फॉर्म है वो स्पोर्ट्स हो जाएगा, चाहे वो एवरीडे मोड पे ही हो आप। पहली बात, इसके अंदर 282 bhp है, 380 Nm ऑफ टॉर्क है, तो पावर का जो आउटपुट है वो काफ़ी बढ़िया है फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये जैसे फीचर, जैसे कि ये बॉस मोड हो गया, तो बैठे बैठे इंसान जो है पीछे वाला इसको ऐसे बॉस मोड यहाँ से जो है क्लिक कर सकता है। ये पीछे बैठ के दिखाना चाहिए था, बट मैं आगे बैठ के दिखा रहा हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट बताऊँ तो ये ऐसा लग रहा है जैसे पावर पैकेज भी है, उसके साथ में ये एक फैमिली ओरिएंटेड पूरी प्रॉपर एक कार है, नो डाउट। एंटरटेनमेंट से लेके, म्यूजिक सिस्टम से लेके, टेक्नोलॉजी जो कि है ADAS लेवल 2, एंड सबसे बड़ी चीज़ जो हर किसी को चाहिए, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, अभी दोबारा देखते हैं। एवरीडे मोड दोबारा से, वंस अगेन 3 2 1 एवरीडे मोड। ये देखो, ये पावर चाहिए भाई। एवरीडे पे इतनी तेज कौन ही चलता है, लेकिन फिर भी मैं 100 की स्पीड यहाँ पे छू गया हूँ। अब मैं साइड में लगाता हूँ और इसको मैं एक बार ये स्पोर्ट्स मोड पे लगाता हूँ, और स्पोर्ट्स मोड पे देखते हैं कि हम कितनी देर में ये जो है 0 to 100 छू सकते हैं, बिकॉज रोड जो है वो खाली है यहाँ पे। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड। अब जब ये स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट होता है तो मुझे एक फील आता है अंदर से कि भगाओ कार को। देखो सेंसर जो है ना, रडार सिस्टम जो है वो ये भी डिटेक्ट कर रहे हैं कि आप कच्चे रास्ते पे खड़े हो, कुछ इस तरीके से दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस पे ऐसे करके भी जो है ऊपर नीचे हो जाता है स्टीयरिंग, तो यहाँ से आपको अब क्लियर दिख रहा होगा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अब मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे 100 करने की कोशिश करता हूँ 0 से, और देखता हूँ कि बॉडी ऐसे बैलेंस है क्या या फिर कुछ गड़बड़ है। वाह, और खैर ब्रेक मारने का टाइम आ गया, बट फिर भी एक बार और थ्रॉटल दिया जाए तो 100 पे मैं हूँ। बट बॉडी रोल तो पता नहीं क्यों नहीं है। इतनी बड़ी कार में बॉडी रोल होना मस्ट है, लेकिन इसमें बॉडी रोल नहीं है दोस्तों। अब ये क्यों नहीं है, किस तरीके से मैनेज की है, जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का ही खेल है सारा का सारा बॉडी रोल बनाने में। या तो आप सॉफ्ट सस्पेंशन बनाते हो जिसकी वजह से बॉडी रोल करती है, या फिर आप स्टिफ सस्पेंशन बनाते हो जिसकी वजह से कंफर्ट लेवल नहीं होता लेकिन बॉडी रोल नहीं करती। इसके अंदर दोनों पॉइंट हैं, इसके अंदर कंफर्ट भी है और बॉडी की ऐसा कोई रोलिंग कोई प्रॉब्लम इशू मुझे कोई फील नहीं हो रहा इसके अंदर। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं मेरे, उस वजह से हैं इसका थम्स अप। अब क्या चीज़ बुरी लग सकती है मुझे इसमें, वो ये है कि भाई जो ये स्क्रीन्स थी यहाँ पे, इनको थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहिए था, वरना ना इसको एम्बिएंट लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर ना चाइना में ना आज की डेट में पतली पतली सी स्क्रीन्स चलती हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, ऐसे करके मोड़ भी सकते हो उसको। पूरी एज टू एज स्क्रीन होनी चाहिए थी। हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरर जितनी भी कंपनीज हैं, चाइना को थोड़ा बहुत कॉपी करो, वो करते होंगे वैसे, लेकिन फिर भी और कॉपी करो। वहाँ पे पूरी स्क्रीन डाल रहे हैं कार्स में, और वो भी कौन सी एमोलेड स्क्रीन है जो सैमसंग के फ़ोन्स यूज़ करते हैं, जो ऐसे करके एक स्ट्रिप सी होती है, पत्ता टाइप्स होता है, बिल्कुल पेपर थिन, वो वाली स्क्रीन यूज हो रही है। बट अभी भी ये मोटी वाली स्क्रीन ही है। अगर एक्सीडेंट होगा तो ये टूटेगा। ये ग्लास वाली स्क्रीन है, टच वाली जो स्क्रीन होती है, बट वो एमोलेड स्क्रीन यूज करते हैं चाइनीज कार मेकर, जिसकी वजह से जो कंट्रास्ट है वो भी क्लीन हो जाता है, और ये पूरा जो कंसोल है ये पूरा लाइट अप दिखता है। आप अपने हिसाब से जो उसमें जो क्या है, आप अपने हिसाब से ना स्क्रीन को ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, क्योंकि एक ही सीमलेस स्क्रीन चल रही है, उसी में यूआई देखो अपने आप ही मुड़ रहा है स्टीयरिंग। बिकॉज मैंने इसके अंदर ADAS ऑन कर रखा था, तो मैंने नहीं मोड़ा, अपने आप ही मुड़ रहा है, तो मैंने देखा दिया। अब देखो ये ट्रक को डिटेक्ट कर लेगा, इसने स्पीड डिटेक्ट कर ली है, इसने ये डिटेक्ट कर लिया। चलो अब इतना एक बार इसका ADAS भी ऑन कर लेते हैं। ये हो जाओ 30 की स्पीड से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। अब यहाँ से ये मुझे देखते हैं कि इस टाइप की रोड पे ये मुझे लेके जा पाती है गाड़ी या नहीं।
तो यहाँ पे क्या है कि इसको लेन मिली नहीं, क्योंकि रोड ही टूटी फूटी है, इसमें इसकी गलती है ही नहीं। तो और वैसे भी इतने ज़्यादा कट तो कभी भी कोई कार ले ही नहीं पाती है, ले पाती है जो जिनके अंदर ऑटो पायलट वाली कैपेबिलिटीज़ होती है। ये ADAS है लेवल 2, तो ऑटो पायलट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप इसको क्रूज कंट्रोल और एज अ सेफली लिमिट के अंदर यूज़ कर सकते हो। अभी जो ब्रेक लगी ना, ये मैंने नहीं करी, ये इसने करी है। बिकॉज इसने देखा ट्रैक्टर है और मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, इसने खुद ब खुद ब्रेक कर ली। इसको ऑफ कर देते हैं। इंडिया के हिसाब से ADAS जो है बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे यूज़ मत करो। आप यूज़ करो हमेशा वहाँ पे जहाँ पे जगह हो, बड़े बड़े हाईवेज हो या फ्लाईओवर्स हो जो नए बने हैं, जिनके ऊपर जो स्टाइप्स हैं वाइट कलर की, ये हैं, तो वहाँ पे बढ़िया है। एक ये कैमरा है इसमें यहाँ पे, तो ये जो है इंटीरियर में जितनी भी कॉन्वर्सेशन हो रही है सारी रिकॉर्ड करता है। बाकी यहाँ पे आपका शेड रखने के लिए जगह है, थोड़ी सी लाइट जो है, देखो लाइट जो है ठीक है, थोड़ी सी डिम टाइप है, तो रीडिंग लाइट के तौर पे काम आएगी नहीं आएगी वो तो रात को देखेंगे, बट इट्स ओके। ओवरऑल बात करूं तो इस कार को मैं 20 लाख रुपए के हिसाब से 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। 1 नंबर तो मैं वैसे भी हर एक चीज़ का काट लेता हूँ जो कि स्क्रीन्स के अंदर है, और जो है छोटी मोटी जगहों पे मेरे को ऐसा लगा कि और इम्प्रूवमेंट, जैसे यहाँ पे मिरर ही नहीं है, लाइट्स नहीं है, मिरर ही नहीं है तो लाइट्स कहाँ से होगी, और भी छोटी मोटी सी चीज़ें जो हैं कि थोड़ा बहुत और मैनेज किया जा सकता था, और थोड़ा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत है। महिंद्रा टीम जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं, कार बहुत अच्छी है, आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, बट सोचो कि दुनिया किस तरीके से चल रही है। आज 2026 के लॉन्चेस हो रहे हैं जो कि अभी दिसंबर में हो रहे हैं। वो हो रहे हैं किस लिए? अगले आने वाले 10 साल के लिए। तो ये सोचो कि अब जो है दुनिया अगले आने वाले 10 साल के लिए सोच रही है, हमें भी तो वही सोचना है। अब हमें वो सोचना है, और ऐसा ना हो जाए कि हम वो सोचें तब जब वो 10 साल निकल जाए। तो इसलिए इंटीरियर जो ऐसा बनना चाहिए कि वो फ्लोलेस दिखे, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन दिखे, बिल्कुल ऐसा दिखे कि हाँ ये फ्यूचरिस्टिक है। अभी तो ये जो इंटीरियर है ये XEV 9 वाला ही है, जो ऑलमोस्ट वैसा ही है। स्क्रीन्स वगैरह और ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं थोड़ी सी अलग है, और थोड़े बहुत जो फील एंड फैक्टर है वो थोड़े से अलग है, बट देखा जाए तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म तो वही है ना। तो प्लेटफॉर्म वही है, चीज़ें वही हैं, बस 2 सीट्स और ऐड ऑन कर दी, और उसके अंदर जो उसको अलग तरीके के पैकेज में लेके आए हैं। प्राइस ब्रैकेट भी अच्छा है, बहुत बढ़िया कार लगी मुझे। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक कार चाहिए 7 सीटर, बेस्ट ऑप्शन है, वरना इतने फीचर्स तो वो 30, 35, 40 लाख रुपए वाली कार्स में आते हैं। और डिटेल्स देखने के लिए प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और शॉर्ट्स वगैरह देखते रहिए, हमारा साथ दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वैसे मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वॉचिंग किंग इंडियन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।